बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर महमूद टैक्स एक्सपर्ट आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो में सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करने का तरीकाकार आपको गाइड करूँगा। और सबसे पहले हम अगर बात करें टैक्स के कानून में, इसकी जो तारीख है उसकी बात कर लेते हैं। क्या लास्ट डेट होती है? 20th डे ऑफ अप्रैल, 20th डे ऑफ जुलाई, 20th डे ऑफ अक्टूबर, 20th डे ऑफ जनवरी। 4 तो क्वार्टरली जाती है, 1 जो है वो एनुअल जाती है। राइट नाउ हम क्वार्टरली की बात जो है वो कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने IRIS जो है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है जी। और आप अपना लॉगिन कर लें, यानी जो विद होल्डिंग एजेंट है जो बेसिकली टैक्स किसी का काट रहा है वो अपना IRIS लॉगिन करेगा। यहाँ पे विद होल्डिंग स्लैश एडवांस टैक्स की ऑप्शन है। ठीक है जी। इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन अपीयर होगी। इसमें ये आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 दफा। 165 सेक्शन है, सब सेक्शन 1 के तहत ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब ये इस तरह से आपको जो है नीचे इसमें थोड़ा सा जाएंगे तो आपको क्वार्टर्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब ये वाला जो क्वार्टर है 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026। ठीक है जी। इसने फाइल तो अप्रैल में होना है, लेकिन मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ अभी। ठीक है जी। 1 महीना पहले ही हम इसको खोल के देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी फाइलिंग होनी है। ठीक है जी। और ये मौजूद होती है सिस्टम में ताकि आप इसको टाइम टू टाइम प्रिपेयर करते जाएं और फिर आप इसको वंस आपके ऊपर लोड ना पड़े पूरे क्वार्टर का। ठीक है, ये मौजूद होती हैं। आपने इसको फर्स्ट डे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है और ड्राफ्ट में सेव कर लेना है। तो आइए, ये मैंने खोला है पीरियड, आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026। तो ये जो है ये वाला क्वार्टर जो है 3 महीने, इसका अब हम डाटा यहाँ पे कंपाइल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला टैब डाटा का है, फिर विद होल्डिंग टैक्स का, फिर पेमेंट का, फिर वेरिफिकेशन का और आखिर में विद होल्डिंग समरी का। तो वन बाय वन हर सेक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डाटा का जो टैब है इसमें एडजस्टेबल टैक्सेस और फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलिवेंट रिड्यूस टैक्स के टैब्स अलग अलग मौजूद हैं। एक सेक्शन जो है वो आपको एडजस्टेबल में भी नजर आएंगे, कुछ सेक्शंस जो हैं, और फाइनल फिक्स्ड में भी नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि टैक्स लॉ के मुताबिक कुछ जो सेक्शंस हैं पर्टिकुलरली कंपनीज के लिए उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। आम जो AOP है, इंडिविजुअल है, उसके लिए डिफरेंट होती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ पे एंट्री होनी है, क्या आपकी एडजस्टेबल में एंट्री होनी है या फाइनल फिक्स में एंट्री होनी है। ठीक है जी। इसके लिए टैक्स लॉ का नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड है, प्रॉपर नॉलेज। इसके बाद जनाब, हम ये अगर एडजस्टेबल टैक्सेस में, मैं यहाँ से साइड पे बार है, यहाँ से को नीचे ले चलता हूँ, तो सारे के सारे टैक्सेस एडजस्टेबल जो भी कहीं भी कानून के, टैक्स के कानून में लिखे गए हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। मैं मजीद नीचे लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है जी। ये अब ये देख लें कि ये नीचे तक मौजूद है। आप सर्च की ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए भी कोई भी जो यहाँ पे सेक्शन है उसके तहत जो भी एंट्री होनी है उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब जनाब हम फाइनल फिक्स्ड वाला मैंने टैब खोल लिया है, इसके अंदर भी मल्टीपल जो सेक्शंस हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद जनाब हम चलते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ से विद होल्डिंग टैक्स का अगर हम टैब खोलें तो यहाँ पे डिटेल्स आती है। ठीक है जी। तमाम डिटेल्स, इसको डिटेल्स में एंटर करके भी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद जनाब पेमेंट का टैब है, यहाँ पे CPR जो है वो आपने सर्च करनी है, ऑटोमेटिकली सिस्टम अपडेट करता है। इसके बाद वेरिफिकेशन में पिन वेरीफाई करना है और विद होल्डिंग समरी डिटेल को देख के आपने सबमिट करना है इसको। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो मैनुअल एंट्री आपको पहले सिखाता हूँ सबसे पहले। और यहाँ से हम जो है आ गए हैं जनाब डाटा के टैब के अंदर। ठीक है जी। हम यहाँ पे बेसिकली नीचे जाके एक मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पे जो परचेज है रिटेलर की। ठीक है जी। रिटेलर की परचेज जो है उसके ऊपर होलसेलर जो टैक्स काटता है उसकी हम बात करते हैं 236 एच। ठीक है जी। 236 H परचेज बाय रिटेलर, इसके अंदर मैं एंट्री आपको करके दिखाऊंगा।
होलसेलर ने ये बेसिकली टैक्स काट के एफबीआर को जमा करवाना है और इसकी समरी यहाँ पे ऐड करनी है। ये प्लस का निशान है, इसको क्लिक कर देना है आपने, बहुत आसान है ये। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको इसकी एक्सेल की फाइल फिल करना आ जाएगी। ठीक है जी। तो अगर तो एक दो कस्टमर हैं तो यहीं पे एंटर कर लें, आप एक्सेल की फाइल के चक्कर में ना पड़े। 2 4 5 10 तक कस्टमर हैं तो यहीं एंटर कर लें। ऊपर शिनाख्ती कार्ड का नंबर एंटर करके सर्च का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पूरा नाम उनका अपीयर हो जाएगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन डेट चूज करें। कोड जो है वो सिस्टम ऑटो पिक कर रहा है, यहाँ से 803 वाला कोड यहीं पे आ रहा है, ये ऑटो पिक कर रहा है। नीचे अमाउंट बताएं कि कितनी परचेज रिटेलर ने आपसे की है। उसके ऊपर टैक्स बना, फाइलर है अब रिटेलर, तो उस वजह से 500 रुपए टैक्स जो है हमने उसका काटा है। देखना पड़ेगा, नॉन फाइलर का अलग टैक्स कटता है, फाइलर का अलग टैक्स कटता है। तो हमने फाइलर होने की वजह से रिटेलर का टैक्स जो है कम काटा है, 500 रुपए हमने टैक्स काटा है। यहाँ पे की गई गलती जो है वो आपको अपनी जेब से पैसे भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको ओके का बटन प्रेस करूंगा तो ये नीचे मैंने कुछ अमाउंट्स ऑलरेडी एंटर की हुई हैं, उसमें ये जमा हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसको मैंने समरी अगर इसकी देखनी है तो सेकंड में विदहोल्डिंग टैक्स वाले पेज के ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मैनुअल एंट्रीज की हैं, 4 मैंने बेसिकली मैनुअल एंट्रीज की हैं, वो यहाँ पे अपीयर हो रही हैं। ठीक है जी। कुछ मैंने सैलरी ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के अंदर की हैं और कुछ मैंने जो है 236H के अंदर की हुई है। ये 1 लाख वाली मैंने आपके सामने एंट्री की है, बाकी मैंने वीडियो बनाने से पहले जो है एंट्रियाँ की थी। ठीक है जी। तो अब ये 1 लाख वाली एंट्री जो मैंने आपके सामने की है, इस पे ये रेट है और 500 रुपये टैक्स है, वैलिड है, ये इस तरह से अपीयर हो गई है। ठीक है जी। और अब जनाब ये आपने मैनुअल एंट्री यहाँ पे सीख ली। अब हम इसके बाद अगर आपने जो है एक्सेल की फाइल के अंदर डाटा कंपाइल करके रखा हुआ है, यानी पूरे क्वार्टर का, तो उसको अब डायरेक्टली भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यानी जिनके सैकड़ों के अंदर कस्टमर हैं या 10 से ज़्यादा कस्टमर हैं या जितने भी कस्टमर हैं, उनका आपने एक्सेल की फाइल से यहाँ से आपने इंपोर्ट कर सकते हैं। ये ऊपर सॉरी इंपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है जी। तो इंपोर्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन कौन सी एक्सेल की फाइल, उसका भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपने जाना है दोबारा IRIS पे और उसमें आपने सबसे नीचे चले जाना है और यहाँ से जाके ये वाला जो टेम्पलेट है MS एक्सेल का, इसको डाउनलोड करना है। MS एक्सेल का जो टेम्पलेट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपकी जो लैपटॉप है उसमें नज़र आएगा। ठीक है जी। ये जो है इस तरह से आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये जब आपके पास इस तरह से विजिबल हो जाता है तो फिर इसमें आपने एंट्री करनी किस तरह से करनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस ये स्टार्ट्स पे लेके जाता हूँ। विद होल्डिंग एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका आपने टैक्स काटा है उसका है। ठीक है जी। ऊपर विद होल्डिंग एजेंट का, नीचे जितने भी लोगों का आपने टैक्स काटा है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपने इस तरह से ऐड करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, ये किसी का शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं होता। ये कानून के अंदर ये चीज़ लिखी भी हुई है, वजाहत इसकी की गई है कि ये उसका कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लाइक बैंक अकाउंट नंबर या उसका कोई मोबाइल नंबर वगैरह हो सकता है। ठीक है जी। कि बेसिकली आपके कस्टमर का या एम्प्लाई का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है जी। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का नंबर है, ये आप देख सकते हैं शनाख्ती कार्ड का नंबर हैशिस के बगैर डाला है। ऊपर विद होल्डिंग एजेंट का NTN नंबर या शनाख्ती कार्ड का नंबर आएगा। यहाँ पे कस्टमर का या एम्प्लाई का जिसका आपने टैक्स काटा है उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम, ट्रांजैक्शन डेट, कोड कहाँ से उठाना है, यहाँ पे कोड्स गिवन है इसी के सेकंड पेज के ऊपर। तो यहाँ से कोड अगर कॉरपोरेट एम्प्लाई है तो उसका अलग है, सैलरी ऑफ अदर एम्प्लाई का अलग है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लाई का अलग है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लाई का अलग है। तो ये कोड जो है ये सही आपने एंटर करना है। ठीक है जी। मैं दोबारा आपको एक्सेल की फाइल पे ले जाता हूँ। यहाँ से आप कोड जो है सही एंटर करके और उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, टोटल अमाउंट आप लिखेंगे। जिस तरह अगर सैलरी की बात करें तो एक बंदे की कॉरपोरेट सेक्टर के बंदा है, उसकी हाशिम नाम है। ठीक है जी। और इसकी 1 लाख रुपया महाना सैलरी है। तो स्लैब के मुताबिक इसका जो सालाना टैक्स है वो बनता है जी 6,000 रुपये। ठीक है जी।
अगर इसकी 12 लाख सालाना सैलरी है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके 500 रुपये महाना मैंने इसका टैक्स जो है वो काटा है। ठीक है जी। तो इस तरह से इसमें कैलकुलेशन करके सही टैक्स की अमाउंट आनी चाहिए और फिर वो एफबीआर को डेफिनेटली आपने पे भी की हो, ताकि यहाँ पे फिर वो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जब तक आप पे नहीं करते तो आपकी जो ये स्टेटमेंट है ये सबमिट नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं अब जब आपने ये बना लेनी है, पूरी मुकम्मल कर लेनी है, इसमें जो भी एंट्रियां हैं 100 200 जितनी भी हैं, पे वैलिडेट इसको करते जाएं साथ साथ, ताकि ये जो डाटा है ये फिर कंपाइल होता रहे, इसको आप सेव करते रहें अपने पास। तो इसको जनाब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हमने वैलिडेट करना है। दोबारा हम जो है अपने प्रीवियस वर्क के ऊपर जाते हैं और यहाँ से जनाब आपने ये करना है कि ये वाला आप चेक कर लें। ठीक है जी। ये अब एक एंट्री मैंने की है दोबारा से, और इसको मैं वैलिडेट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से वैलिडेट हो गई। ठीक है जी। और इसको अब मैं जो है यहाँ पे जाके दोबारा से इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करके वैलिडेट और कैलकुलेट का बटन प्रेस करके उसके बाद मैं पेमेंट टैब में जाके पेमेंट अटैच करूँगा और उसके बाद वेरिफिकेशन करूँगा। यहाँ से पिन वेरिफिकेशन करके इसको मैं सबमिट कर दूँगा। अभी चूँकि ये एक मॉक मैं बना रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ एक प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसको मैं सबमिट नहीं कर रहा आपके सामने। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल जिस तरह रिटर्न की सबमिशन होती है उसी तरह से इसकी सबमिशन हो जाएगी।